हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें आज हम एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एंगुलर वेरिएबल्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन टॉपिक चल रहा है अपना, जिसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियोस में भी दी थी। पिछली वीडियोस में हमने टेंजेंशियल एक्सलरेशन, नॉर्मल एक्सलरेशन, इन सब के बारे में जाना। किस तरह से सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सलरेशन वेरी करते हैं, किन किन बातों पे वो डिपेंडेंट होते हैं, ये सब बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एंगुलर वेरिएबल्स हम सर्कुलर मोशन में क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। तो एंगुलर वेरिएबल्स को पढ़ने का जो मेन रीजन है वो ये है कि सर्कुलर मोशन का एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाता है एंगुलर वेरिएबल से। एंड दूसरी बात यह है कि हम सर्कुलर मोशन में या इन जनरल किसी कर्व्ड पाथ में एक्सेप्ट प्रोजेक्टाइल अपनी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, इन तीनों को हम अप्लाई नहीं कर सकते सर्कुलर मोशन में भी एंड किसी और कर्व्ड पाथ मोशन में, कर्वीलिनियर मोशन में। ये तीन इक्वेशंस वैलिड नहीं है। ये इंफॉर्मेशन पिछली वीडियोस में भी मैंने तुम्हें दी थी। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेरिएबल्स, जिसमें पहले दो एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओवरऑल देखो, इसमें कुछ तीन वीडियोस में बनाऊंगा, 3 या 4 वीडियोस, जिसमें एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम एंगुलर पोजीशन को पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा थीटा, या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा। अब डी थीटा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इस वीडियो में ही अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा बाकी एंगुलर वेलोसिटी, इस पे अलग से 2 वीडियोस बनाई जाएंगी, तुम्हें देखने को मिलेंगी। एंगुलर वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल, जिसपे काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, जेई में, एज वेल एज मेडिकल एग्जाम, नीट एंड एम्स में पाए जाते हैं। एंगुलर एक्सलरेशन, जिसपे लास्ट वीडियो बनाऊंगा अलग से। अल्फा इज द सिंबल फॉर एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा वेक्टर। ऑल्दो ये सारे की सारी चीजें जो हैं किसी भी तरह की मोशन के लिए डिफाइंड होती हैं, बट सर्कुलर मोशन पे इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलर मोशन को एनालाइज इसके इन चारों वेरिएबल्स की मदद से बहुत इजीली किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चंस जेई के अंदर ऑब्वियसली इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए सर्कुलर मोशन के अलावा भी एंगुलर वेरिएबल्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम इन सेट ऑफ वीडियोस में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर पोजीशन, सिंबल इज थीटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई वेक्टर का पंगा नहीं है इसमें, कोई डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। कैसे डिफाइंड है एंगुलर पोजीशन? इट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का अपना यूजुअल सिंबल जो स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर से। पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है किसी भी एक फिक्स्ड लाइन या डायरेक्शन के साथ, उसे सिंपली एंगुलर पोजीशन कहा जाता है। जैसे मान लो कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल में एक ये पार्टिकल है, ब्लू कलर वाला पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। मान लेते हैं किसी भी तरह से मूव कर सकता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कैसे भी मूव कर रहा हो। तो इसका सेंटर के रिस्पेक्ट में देखो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी सेंटर के रिस्पेक्ट में ये रेड कलर वाला जो वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। बेसिकली किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट से शुरू होके और पार्टिकल की पोजीशन पे खत्म होने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या है, सी से इसको मिलाने वाला, जिसको रेडियस भी कह सकते हो, बट रेडियस वेक्टर नहीं बोलना, रेडियस सिंपली पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसको हम रेडियस कह सकते हैं बिल्कुल। इस वेक्टर का किसी भी एक फिक्स लाइन के साथ, कोई सी भी लाइन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, किसी भी एक फिक्स लाइन के साथ जो एंगल है इस रेडियस वेक्टर का या पोजीशन वेक्टर का, दैट इज थीटा, एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी। बट वही है कि भाई रेफरेंस फ्रेम चेंज हो सकता है, सेंटर के रिस्पेक्ट में ना बात करके किसी और के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेरीफ्री पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन कैसी है इस पार्टिकल की, सेम पार्टिकल है, सेम उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन में पहले डायग्राम में बनाया हुआ है, उसी में ही दूसरे पोजीशन पे बनाया है मैंने इस पार्टिकल को।
बट ए के रिस्पेक्ट में अगर हमें एंगुलर पोजीशन देखनी है तो ए पॉइंट से पोजीशन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तुम देख सकते हो दोनों डायग्राम्स में पोजीशन वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, और पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है तो थीटा भी दोनों का तुम देख सकते हो डिफरेंट है। मतलब पोजीशन वेक्टर क्योंकि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, हेंस एंगुलर पोजीशन आल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, या किस पॉइंट के अबाउट या किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम एंगुलर पोजीशन देख रहे हैं, ये चीज मैटर करेगी एंगुलर पोजीशन में भी, एज वेल एज पोजीशन वेक्टर में भी करती थी ये काइनेमैटिक्स चैप्टर में। तो सिंपल है, डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल है, किसी भी एक फिक्स लाइन के साथ पोजीशन वेक्टर के एंगल को एंगुलर पोजीशन कहा जाता है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज सिंपली एन एंगल। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, दैट विल बी रेडियन, उसको भी यही हेडिंग में ही लिख लो सब बच्चे। एंगुलर पोजीशन इज सिंपली एन एंगल, एसआई यूनिट इज रेडियन, अदरवाइज डिग्रीज में भी देख सकते हैं अगर कॉमन यूनिट की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको समझो। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपली एंगुलर पोजीशन में चेंज होगा, जैसे इन दो डायग्राम्स के अंदर अगर ये पार्टिकल मूव किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी अगर ये पार्टिकल मूव किया तो इसका जो थीटा होगा वो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू सी या विद रिस्पेक्ट टू ए, कैसे भी देख सकते हैं हम। स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी ही देखते हैं, अगर कुछ भी रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी बात करेंगे हमेशा। तो थीटा में आने वाला चेंज इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल भाषा में तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो आर वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर कितना रोटेट हो गया, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बाय विच पोजीशन वेक्टर गेट्स रोटेटेड। जैसे सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, मान लो पार्टिकल यहां है, इस पी पोजीशन पे पार्टिकल है इनिशियली, और इस P1 बोल देते हैं इस पोजीशन को, और P1 पोजीशन से और किसी P2 पोजीशन पे पार्टिकल चला गया, इस तरह की मोशन करी पार्टिकल ने, तो हम कह सकते हैं इसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर के रिस्पेक्ट में, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये वाला है रेड वाला, R1 वेक्टर बोल दो इसे, और सेकंड पोजीशन पे पहुंचने पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये बन गया है R2। तो R1 और R2 के बीच में जो एंगल है, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आने वाले इस एंगल को हम बोलेंगे, दिस एंगल विल बी डेल्टा थीटा, या अगर छोटा एंगल है तो डी थीटा लिख देंगे, अदरवाइज डेल्टा थीटा। दिस डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर होगा। किसी भी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं हम, जैसे अगर मान लो पेरिफ्री के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन वेक्टर P1 पोजीशन पे जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था, ये वाला ग्रीन कलर्ड वेक्टर, इसको बोलेंगे R1 पोजीशन पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ए। स्टैंडर्ड अगर कोई रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है तो हम सेंटर के रेफरेंस फ्रेम में बात करेंगे, बट अगर कोई पूछ रहा है कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, पार्टिकल अगर रोटेट कर गया P1 पोजीशन से P2 विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, या अबाउट पोजीशन, अबाउट पॉइंट ए बताओ, तो हम ए के रिस्पेक्ट में P1 का पोजीशन वेक्टर की रोटेशन देखेंगे कितनी हुई। तो ए से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला ये वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर नंबर 2, या एट सेकंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, ये ग्रीन कलर वाला वेक्टर कितना रोटेट हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एज डेल्टा थीटा विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस डेल्टा थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको कुछ और सिंबल दे देते हैं, डेल्टा फाई बोल देते हैं इसको। इस डायग्राम के अंदर हम क्या कहेंगे, डेल्टा थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर सी, और जो डेल्टा फाई बनाया है मैंने, डेल्टा फाई इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज सम पॉइंट। इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड करेगी किसके अबाउट या किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसी भी हो सकती है ये, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इन जनरल किसी भी तरह की मोशन में इसको डिफाइन किया जा सकता है। सिंपली पोजीशन वेक्टर की रोटेशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन ऐसा यूनिट इसकी रेडियन ही रहेगी, लिखना चाहो लिख सकते हो सब बच्चे ऐसा, क्योंकि एंगल में चेंज भी ऑब्वियसली रेडियंस में ही होगा अगर एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन है तो। कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली, नोट नंबर 1 देखो, इन वन कंप्लीट सर्कुलर रेवोल्यूशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में एक पूरा चक्कर लगा के गया है तो एक पूरे चक्कर में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, हम ये जानते हैं। इनिशियल पोजीशन से अगर पार्टिकल चल के, जैसे मान लो इस पोजीशन पी पोजीशन से पार्टिकल चला और क्लॉकवाइज घूम के और वापस पी पोजीशन पे आ गया, तो वन फुल कंप्लीट रेवोल्यूशन में इनिशियल पोजीशन भी पी ही है और फाइनल पोजीशन भी पी ही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जीरो नहीं बोलना बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे, कि भाई पूरा 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करके गया है वो, इनिशियल पोजीशन पी से फाइनल पोजीशन पी पे ही आया है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 360 डिग्री की है। ड्रॉ भी कर देते हैं उसको, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यही इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी है, यही इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर भी है, आर वेक्टर। और ये इस तरह से पूरा का पूरा आर वेक्टर रोटेट हो जाएगा बाय 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। तो 2 पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सिमिलरली अगर 2 रेवोल्यूशंस है तो 4 पाई, 3 रेवोल्यूशंस हैं तो 6 पाई, एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि n कंप्लीट रेवोल्यूशंस अगर हुई तो 2n पाई की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। बाकी वही है, अगर 60 डिग्री एंगल घूमा है पार्टिकल तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियंस की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी सिंपली। आगे बढ़ते हैं, सिंपल बात है ये, आई होप समझ में आई होगी सबको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जीरो नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 2 देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जीरो कब होगी, अब ये सवाल उठता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो कब होगी, इफ पार्टिकल मूव सेम एंगल इन क्लॉकवाइज सेंस एंड देन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। मतलब अगर पार्टिकल मान लो यहां इस P1 पोजीशन पे और थोड़ी देर बाद इस P2 पोजीशन पे आ गया, कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसने मोशन कर दी, जो भी इसने मोशन की ये उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगी, इस तरह से। देखो ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये आर इनिशियल बोल देते हैं इसे, ये आर फाइनल, ये R1 R2 ही कह देते हैं, 1 और 2 नंबर पोजीशंस हैं। तो ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, R1 वेक्टर वाली पोजीशन से फिर R2 वेक्टर पे गया और फिर वापस आ गया। अगर इस तरह से पार्टिकल घूम के गया कि पहले कुछ एंगल एंटी क्लॉकवाइज फिर कुछ क्लॉकवाइज, या उल्टा भी हो सकता है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से पार्टिकल मूव किया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी इस मोशन के अंदर। डेल्टा थीटा टोटल, मतलब क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहना पड़ेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहेंगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहना पड़ेगा। और घूम फिर के पार्टिकल अगर वहीं आ गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के, तो डेल्टा थीटा टोटल उस केस में जीरो हो जाएगा। इवन चाहे कंप्लीट रेवोल्यूशंस भी हो तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं। मान लो किसी पार्टिकल ने 3 चक्कर क्लॉकवाइज लगाए, 3 रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज की और फिर 3 रेवोल्यूशंस एंटी क्लॉकवाइज कर दी, तो उसके इसमें 6 पाई की नहीं बोलेंगे, हम जीरो बोलेंगे डेल्टा थीटा को। लेकिन अगर उसने 3 रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज किया फिर 3 रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज किया, तो हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू 2 पाई, 6 पाई प्लस 6 पाई, 12 पाई की एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उस केस में, अगर क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है तो आई होप चमक रहा होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ऑपोजिट सेंस है, ऑपोजिट सेंस के इसमें डेल्टा थीटा एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई होप चमक रहा होगा। डेल्टा थीटा जीरो कब हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। देखो, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन जनरल डिफाइंड है, केवल सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइंड नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपली पोजीशन वेक्टर की रोटेशन कितने एंगल से हुई, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं इसको। अ बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये एक बर्ड है, बर्ड 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है मतलब ग्राउंड के पैरेलल मूव कर रहा है, और बर्ड की हाइट दी हुई है 20 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड। आगे पढ़ते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 बर्ड इज वर्टिकली अबव अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, बर्ड, किसी यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, पूरा पर्सन नहीं बना रहा, एक पॉइंट बना देता हूं, ये एक पी पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन के ठीक ऊपर बर्ड है एट टी इज इक्वल टू 0। पूछा क्या गया है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इन द टाइम ड्यूरेशन 4 सेकेंड से 4√3 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स के अंदर ये बर्ड कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, सोचो। 4 सेकेंड के अंदर ये बर्ड आगे कहीं पहुंच चुका होगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड के अंदर कोई वेरिएशन की बात नहीं की गई क्वेश्चन में। तो 4 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेस हो जाएगा ये, सिंपली स्पीड इनटू टाइम,
5 इंटू 4 करेंगे 20 मीटर्स आगे बर्ड पहुंच जाएगा। तो इसको पोजीशन ए बोल देते हैं। ये बर्ड कुछ यहां पहुंच चुका है, इस पोजीशन ए पे पहुंच चुका है, सच दैट ये डिस्टेंस जो है इनिशियल पोजीशन का ए पोजीशन से ये है 20 मीटर्स। 5 इंटू 4 करके निकाला है, स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली 4√3 सेकेंड बाद ये बर्ड कहां पहुंचेगा, तो टाइम को फिर से 4√3 को अगर 5 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 20√3 मीटर। तो 20√3 मीटर आगे पहुंच चुका होगा, मतलब यहां से इनिशियल पोजीशन से बर्ड का जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से, दैट इज 20√3। ठीक है, तो ये ए पोजीशन कब है, ये ए पोजीशन है एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, और बी पोजीशन कब कौन सी है, एट t इज इक्वल टू 4√3 सेकेंड्स। तो हमें क्या देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डेफिनेशन क्या है, इट इज द एंगल बाय विच पोजीशन वेक्टर्स गेट रोटेटेड। तो P पॉइंट से A पॉइंट को मिलाने वाला ये अपना इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। जिस टाइम ड्यूरेशन में देखनी है उसके हिसाब से देख रहा हूं, A पोजीशन से B पोजीशन 4 सेकंड और 4√3 सेकंड, 4 to 4√3 सेकंड के बीच में अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तो 4 सेकंड वाला पोजीशन वेक्टर बनाया, और 4√3 सेकंड पे क्या पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन P, ये अपन ने इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर बना लिए। इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, जो हमसे पूछा गया है कि ये डेल्टा थीटा कितना होगा। तो ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर डेल्टा थीटा अगर हमें निकालना है तो ट्राइंगल्स एक बार कंप्लीट कर देते हैं। बर्ड P पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट, इन सबको अलग से मैं एक बार एक अलग ट्राइंगल बना देता हूं। तो ये देखो, O पोजीशन पे बर्ड इनिशियली था, 4 सेकंड में वो ट्रेवल किया 20 मीटर्स, और 4√3 सेकंड में वो ट्रेवल किया 20√3 मीटर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन O। तो आई कैन से, और ये जो हाइट दी हुई है बर्ड की, ये दी हुई है 20 मीटर्स। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। इस एंगल का tan देखो कितना हुआ, tan ऑफ दिस एंगल इज 20/20, दिस 20 आर सेम। तो tan ऑफ दिस एंगल बन गया 1, मतलब ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ये पूरा एंगल देखें बड़े वाले ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल POB में, देखो ये ट्राइंगल POB में इस पूरे एंगल का tan अगर देखें, इस पूरे एंगल का tan है 20√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 20, तो √3 का tan आ रहा है। तो tan ऑफ एनी एंगल √3 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 60, हेंस आंसर आ गया अपना दिस। ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछी जा रही थी कि कितना एंगल वो ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एट पोजीशन P। तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना रोटेट हुआ, दैट इज 15 डिग्री। 60 माइनस 45, 15 डिग्री, दिस इज अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन बहुत ही नेग्लिजिबल थी, सिंपली स्पीड इनटू टाइम करके हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना था, जिससे हमें ट्राइंगल अपना कंस्ट्रक्ट हुआ, और जो एंगल पोजीशन वेक्टर ने रोटेट किया दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। केवल सर्कुलर मोशन में नहीं, इन जनरल किसी भी तरह की मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 3 देखो, स्मॉल या इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है, जिसको इनफाइनाइटेसिमल भी बोलते हैं, dx dy dz, ये जो अपने सिंबल्स होते हैं डी वाले सिंबल्स, डिफरेंशियल एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं, या इनफाइनाइटेसिमल भी कहते हैं। तो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन की जाती है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है उसको समझो। राइट हैंड थंब रूल सिंपल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को सेंस ऑफ मोशन में कर्ल करें, मतलब अगर पार्टिकल इस तरह से जा रहा है तो राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लो, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लो। तो सेंस के अलाउंग, मोशन की सेंस के अलाउंग अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हैं, या ऐसे बोल दो पोजीशन वेक्टर की रोटेशन की सेंस के अलाउंग अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो थंब जो है वो हमें डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन दे देता है। और थंब हमेशा अगर अब स्क्रीन के अलोंग
या पेपर के अलोंग कोई सर्कुलर मोशन या मोशन हो रही है तो थंब हमेशा पेपर के बाहर या अंदर की तरफ आएगा। तो इसलिए इसको एक एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। समझते हैं देखो अच्छे से। जैसे मान लो अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, पहले सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, मान लो क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चल रहा है और उसने छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी, लेट्स से यहां इस ए पोजीशन से और इस बी पोजीशन पे वो पहुंच गया, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था वो कुछ हल्का सा रोटेट हो गया डी थीटा एंगल से। दिस डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इसके अंदर मोशन कैसी है, क्लॉकवाइज सेंस में मोशन है। तो सभी बच्चे अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल करो, स्क्रीन के सामने रख के राइट हैंड को क्लॉकवाइज सेंस में अगर तुम राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब जो है वो गोइंग इनसाइड द स्क्रीन जा रहा होगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे डी थीटा वेक्टर जो है दैट इज गोइंग इनटू द स्क्रीन। गोइंग इनटू द स्क्रीन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ये पहले भी बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वाली वीडियो में। गोइंग इनटू द स्क्रीन या गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जहां पे भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसके सिंबल को क्रॉस सिंबल से डिनोट करते हैं। डी थीटा वेक्टर इज गोइंग इनटू द स्क्रीन हियर। एंड सिमिलरली उल्टा, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मोशन हो रही है तो सेंटर सी के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन का ये रहा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये रहा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना रोटेट कर गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दिस एंगल इज डी थीटा। डी थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस सेंस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर्स की कर्लिंग करो, राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर कर्ल करोगे तो थंब जो है वो आउटसाइड द स्क्रीन आ रहा होगा। आउटसाइड द स्क्रीन मतलब डी थीटा वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन। तो बेसिकली डी थीटा वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब थोड़ा 3D में भी इसको फील करो। देखो, अगर इस तरह से, इस तरह के सर्कल पे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। तो स्क्रीन के इस सेंस ऑफ मोशन के अलोंग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है यहां पे। तो हम बोल सकते हैं इस तरह की मोशन में जो डी थीटा वेक्टर होगा, किसी भी स्मॉल ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो डी थीटा वेक्टर इस तरह से होगी। ये डॉटेड पार्ट जो है सर्कल का दैट इज बिहाइंड द स्क्रीन। डार्क वाला जो पोर्शन है सर्कल का दैट इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। ये पूरा सर्कल कैसा है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस सेंस में अगर मोशन, इस सेंस के अलोंग अगर फिंगर्स कर्ल करते हैं तो डी थीटा वेक्टर ऊपर की तरफ, उल्टी सेंस है तो नीचे की तरफ। तो तुम देख सकते हो डी थीटा वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। दिस इज एक्सिस ऑफ सर्कल। डी थीटा वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, जिसकी वजह से इसको एक्सियल वेक्टर भी कहा जाता है। तो आई होप क्लियर होगा। डेफिनेशन डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन की डेफिनेशन है ये। ऑल्दो इस पे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अपीयर नहीं होते हैं एग्जाम में, बट फिर भी हमें याद रखना है डी थीटा वेक्टर एक एक्सियल वेक्टर है। आगे के कंसेप्ट समझने में, खासकर रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझने में ये बातें काफी यूज होंगी। वहां पे और भी तरह के एंगुलर वेरिएबल्स देखे जाएंगे, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। इन सब की डायरेक्शन को अगर हमें समझना है तो हमें बेसिक एंगुलर वेरिएबल्स समझने बहुत जरूरी है। डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आ गई है तो एंगुलर वेलोसिटी की अगली वीडियो में डायरेक्शन समझ में आ जाएगी, एंड सो ऑन। बाकी वेरिएबल्स भी इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। आई होप क्लियर होगा डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगर छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फाइनाइट है, कुछ भी 30 डिग्री की, 10 डिग्री की, 60 डिग्री या कितनी भी हो सकती है, 100 डिग्रीज, या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बहुत ज्यादा हुई तो बहुत बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। तो कोई भी फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या इनफाइनाइट डेसिमल नहीं होनी चाहिए, बस डी थीटा नहीं, डेल्टा थीटा की बात कर रहे हैं यहां पे, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों भाई, छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है बट बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इट डजंट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली वेक्टर एडिशन के लॉ को, ट्राइंगल लॉ को या पैरेललोग्राम लॉ को, जो अपन ने बेसिक वेक्टर्स की बातें सीखी थी, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ऐसा कैसे, कब नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, समझते हैं उसको। देखो नॉर्मल सर्कुलर मोशन के अंदर अगर एक ही सर्कल में पार्टिकल घूमे जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा थीटा वो वेक्टर एडिशन के लॉ डेल्टा थीटा भी फॉलो करेगा। जैसे अगर किसी ने 30 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज मूव किया तो हम बोलेंगे 30 डिग्री की गोइंग इनटू द प्लेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री मूव किया तो कमिंग आउट ऑफ प्लेन, तो क्लॉकवाइज घूम के एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो नेट जीरो बन जाएगा, क्योंकि कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गोइंग इनटू द स्क्रीन आ जाएगी, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन आ जाएगी, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो बन जाएगी अगर सेम एंगल क्लॉकवाइज एंड देन फिर वही सेम एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है तो। बट अगर अलग अलग डायरेक्शंस में है, मतलब एक सर्कल में अगर पार्टिकल नहीं घूम रहा है या किसी भी और तरह की मोशन कर रहा है, तो कभी कभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो जैसे समझो इसको, दो केसेस लेके हम इस बात को समझते हैं। देखो ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मैंने यहां बनाई है, 3D में थोड़ी बात करनी है हमें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस कैसी है, वाई एक्सिस जो है वो गोइंग इनटू द स्क्रीन है, एंड एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के प्लेन में है ये एक्स और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस गोइंग इनटू द स्क्रीन है। तो अगर एक पार्टिकल यहां इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और उसने लेट्स से सर्कुलर मोशन करी इस तरह से, ये ए से बी पॉइंट तक वो मूव करके गया सर्कल में, तो ये सर्कल कैसा है, एक्स वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे मूव किया है, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, ये 90 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर माने तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डेल्टा थीटा, ए से बी डेल्टा थीटा वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर मानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव किया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपनी फिंगर्स कर्ल करोगे, एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है, तो थंब कहां आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। तो हम बोल सकते हैं ए से बी जाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई π/2 की या 90 डिग्री की, और डायरेक्शन कैसी है उसकी, के कैप। अब वो बी पॉइंट से और इस सी पॉइंट पे आ रहा है, देखो अब वो अलग प्लेन में आ रहा है। दिस इज अ क्वार्टर सर्कुलर पाथ इन वाई जेड प्लेन। ये ए से बी तक का जो पाथ है ये क्वार्टर सर्कुलर पाथ है इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो बी से सी तक का पाथ जो है दिस इज इन वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन में अगर वो बी से सी जा रहा है तो एंगल तो उसने फिर से 90 डिग्री का ही ट्रेवल किया, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अगेन सर्कुलर मोशन है, सब सारी सर्कुलर मोशन के सेंटर्स ओरिजिन पे ही है। ए से बी वाली सर्कुलर मोशन का सेंटर ओरिजिन है, बी से सी वाली सर्कुलर मोशन का सेंटर भी ओरिजिन है। जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। बी से सी वाली जो मोशन है इसके अलोंग अगर तुम फिंगर्स कर्ल करोगे, वाई जेड प्लेन में अगर फिंगर्स को कर्ल करोगे तो तुम्हारा थंब जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। तो बी से सी के पाथ में हम बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगाने पे डेल्टा थीटा वेक्टर फ्रॉम बी टू सी वो कितना है, π/2 आई कैप। तो ये हो गया केस वन, एक पार्टिकल ए से बी होकर बी से सी गया, तो डेल्टा थीटा ए से बी टू सी वो टोटल कितनी बन रही है, अगर हम वेक्टर एडिशन के लॉ इसमें यूज करते हैं तो डेल्टा थीटा टोटल फ्रॉम ए टू बी टू सी वो बन रहा है π/2 के कैप प्लस π/2 आई कैप। π/2 कॉमन ले लेते हैं, के कैप प्लस आई कैप। केस टू में देखो, केस टू में मान लो ये पार्टिकल बी पोजीशन पे गया ही नहीं, मान लो ए पोजीशन से सी पोजीशन पे सीधा चला गया, इस तरह से चला गया। अगेन इसने क्वार्टर सर्कुलर पाथ ही ट्रेवल किया है, बट वो पूरा का पूरा क्वार्टर सर्कुलर पाथ ऑन द स्क्रीन है, मतलब एक्स जेड प्लेन में है, इन एक्स जेड प्लेन। अगर पार्टिकल एक्स जेड प्लेन के अलोंग क्वार्टर सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है तो कौन सा एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। तो हम यहां पे बोलेंगे डेल्टा थीटा ए से सी के बीच में डेल्टा थीटा वेक्टर कितना बन रहा है, सिंपली स्क्रीन पे इस पाथ के अलोंग फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब तुम्हें अपनी तरफ पॉइंटेड दिखाई दे रहा होगा। अपनी तरफ मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब ये बन रहा है π/2 का तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है माइनस जे कैप। तो ए से सी डायरेक्टली जाने पे डेल्टा थीटा कुछ अलग आ रहा है, और ए से बी होकर सी पे जाने में डेल्टा थीटा वेक्टर कुछ अलग आ रहा है। जबकि तुम देख सकते हो पोजीशन वेक्टर तो उतना ही रोटेट हुआ है। पोजीशन वेक्टर की अगर रोटेशन देखें तो ए पोजीशन पे जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था वो ये था, आर ए वेक्टर। फाइनल पोजीशन सी पे जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, आर सी वेक्टर। दोनों ही केसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम है, इनिशियल वेक्टर भी सेम है, फाइनल भी सेम है, आर ए और आर सी। बट दोनों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल अलग अलग आ रही है। मतलब केस वन में तुम कह सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि इनिशियल और फाइनल एंगुलर
सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में तो पोजीशन वेक्टर के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है, जबकि अगर हम टुकड़ों में ए से बी और बी से सी अलग अलग बात करते हैं तो कुछ अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, 90 डिग्री की या π/2 की नहीं आ रही। तुम देख सकते हो इस चीज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, π/2 तो कॉमन है, √(1² + 1² एक्स्ट्रा आ गया, तो डेल्टा थीटा कुछ अलग ही आ रहा है। वो वेक्टर एडिशन के लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर रहा। जो छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिमिटिंग केस में वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो कर जाती है, जिसकी वजह से हम छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई आज तक इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जरूरी है। अगेन मैं बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर स्केलर वाली बात नहीं समझ में आएगी तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की भी नहीं आएगी। वो नहीं आएंगी तो आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत होगी, जहां पे हम एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की बातें करेंगे। तो ये सब जो वेक्टर्स हैं, जो एंगुलर वेक्टर्स हैं, ये सब कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर हैं। बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ अच्छा जानने को मिला, लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल में जानेंगे कि क्या है, और उस पे क्वेश्चंस देखेंगे। मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी तुम देखोगे एंगुलर वेलोसिटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अगली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।